Hello and welcome to Smile and Brain. This video series we are going to see some of the most important MCQs from geography session. ठीक है, ये हमारी सीरीज चलेगी. दिस इज रिवीजन सीरीज एंड इसमें हमारे HPS एलाइड एंड एनटी जितने भी एग्जाम रहेंगे इसमें ये सीरीज आपकी हेल्पफुल होने वाली है. तो चलिए आज का पहला प्रश्न ज्योग्राफी से ही. चलिए मुझे बताएं द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार इज. जो भी आपका स्टार है उसकी लास्ट स्टेज जो है उसकी लाइफ साइकिल की उसको क्या कहते हैं? क्या वो ब्लैक होल कहलाती है, सुपरनोवा कहलाती है, रेड जाइंट कहलाती है, वाइट ड्वार्फ कहलाती है? तो अगर इसको आप सन के अकॉर्डिंग करो क्योंकि इसमें इसके दो आंसर होने वाले हैं. ठीक है, ब्लैक होल भी बनता है या फिर आपका वाइट ड्वार्फ भी बनता है. अब क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए जिस तरह से इंसान आपका अपना लाइफ साइकिल जो तय करता है बचपन से लेकर जब उसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तक, किस तरह से वो लाइफ स्टेजेस में गुजरता है. ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद वो एडल्टहुड का, ठीक है, फिर उसके बाद वो बुढ़ापे में जाता है, फिर उसकी फाइनली डेथ होती है. उसी तरह से आपका स्टार जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल भी इसी के अकॉर्डिंग चलती है. सबसे पहले वो छोटे छोटे गैस के क्लाउड से मिल करके बनता है. छोटे छोटे गैस के क्लाउड या डस्ट पार्टिकल से आपका स्टार की फॉर्मेशन होती है. फिर धीरे धीरे आपका स्टार जो वो बनता है, ठीक है, बड़ा होता है. उसमें फिर धीरे धीरे देखोगे तो वो है क्या बनता जाता है, फिर वो रेड जाइंट बनता है. ठीक है, जब रेड जाइंट बनता है, रेड जाइंट बनने के बाद आपका स्टार जो है वो या तो आपके पास वाइट ड्वार्फ बन जाएगा या फिर आपके पास वो क्या बनेगा, सुपरनोवा बनेगा. सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद वो या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनता है और या फिर आपका ब्लैक होल बनता है. तो आपको याद रखना है ये मैं जो बता रहा हूँ आपके पास ये क्या है, किस तरह से ये लाइफ साइकिल स्टार की है. जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो स्टार बनेगा आपके छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से बनता है. फिर उसमें रिएक्शन होता है, जैसे हम सभी को पता है. हमारे सन की बात करें तो हमने बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके फ्यूज़ होकर के हीलियम बनाते हैं, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है. तो यूथफुल स्टेज में स्टार इस तरह से एनर्जी अपनी देता है. उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है तो वो क्या बनता है, रेड जाइंट बन जाता है. रेड जाइंट मतलब वो बाहर की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है. उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है, जो ग्रेविटी के कारण वो क्या करेगा, अपनी बाहर की ओर एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा और इतना एक्सपैंड हो जाएगा वो, फिर जाकर फाइनली उसके सेंटर में आपके पास एनर्जी, एक तो उसका फ्यूल कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो कोल्ड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ फिर फाइनली ब्लैक ड्वार्फ भी बनता है बाद में. ठीक है, तो ये भी आपके पास लाइफ साइकिल है सन की. अगर अपने पास रेड जाइंट से फिर या तो वो सुपरनोवा बनेगा. अब सुपरनोवा क्या होता है, मैंने कहा कि सुपरनोवा फिर एक्सप्लोड करता है या फिर न्यूट्रॉन और ब्लैक होल बनता है. इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है. तो ये लाइफ साइकिल है स्टार की. अब कौन सा जो अपने पास स्टार है वो वाइट ड्वार्फ बनेगा या कौन सा अपने पास सुपरनोवा, या फिर अब यूँ कहें कि ब्लैक होल बनेगा. ठीक है, वाइट ड्वार्फ कौन सा है, ब्लैक होल कौन सा बनेगा, ये जो है वो हमारे इंडिया के कहें कि साइंटिस्ट है जिनको कहते हैं चंद्रशेखर. ठीक है, उन्होंने उनके द्वारा एक चंद्रशेखर यूनिट दी गई, चंद्रशेखर यूनिट. उस यूनिट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई स्टार है उसका सोलर मास जो है वो सूर्य के सोलर मास से 1.44 टाइम्स ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बनेगा आपका ब्लैक होल. तो हमारा जो सन है वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ. तो आपको याद रखना है हमारा सन जो है वो वाइट ड्वार्फ बनेगा. तो ये सारी साइकिल जो है लाइफ साइकिल है किसकी, आपकी स्टार की. किस तरह से स्टार फॉर्म होता है और धीरे धीरे किस तरह से उसकी डेथ होती है तब तक का स्टार की जितनी भी लास्ट स्टेज तक है उसके आपने इसको ना इन डेप्थ देखना आप वैसे भी. ठीक है, इसमें मैं उतने डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ. जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन करके फिर आपके पास फ्यूजन रिएक्शन होता है, फिर फाइनली जाके फिर जो है वो हीलियम फाइनली कंबाइन करती है, फिर वो हैवियर एलिमेंट, वो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब बस आपने याद रखना है कि अपने पास लास्ट स्टेज जो है या तो वाइट ड्वार्फ भी बनेगा लेकिन हमारा सन जो है वो क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ. ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट में मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज. सन के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? क्या वो मरकरी है, क्या वो अर्थ है, क्या वीनस है या फिर प्लूटो है? सन के सबसे नज़दीकी ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपके पास, मरकरी, अर्थ, वीनस या फिर प्लूटो. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट आंसर अपने पास मरकरी. ठीक है, मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट टू द सन है और मरकरी स्मॉलेस्ट भी है. मरकरी को याद रखना, मरकरी इज स्मॉलेस्ट ऑल्सो. ठीक है, तो मरकरी स्मॉलेस्ट भी है, उसके साथ साथ मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन. मतलब सन से अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहले मरकरी आता है आपका. ठीक है, उसके बाद सभी आपको पता है कि वीनस अर्थ है ना. ठीक है, किस तरह से आपके पास सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग आपके जो ग्रह हैं वो किस तरह से अरेंज है, ये सभी आपको पता होना चाहिए. और फाइनली आपके पास सबसे दूर पे कौन सा है, नेपच्यून. ठीक है, नेपच्यून इज फादरेस्ट. ठीक है, सबसे दूर पे नेपच्यून है. तो आपको याद रखना है, मैंने कहा कि मरकरी आपका स्मॉलेस्ट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे क्लोजेस्ट भी है टू सन. ठीक है, अब 88 डेज लगाता है अर्थ डेज. ठीक है, 88 अर्थ डेज में ये करता है अपनी ऑर्बिट को जो है वो चक्कर लगाता है. तो ये भी आपको याद रखना है. उसके साथ साथ मैंने कहा स्मॉलेस्ट भी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. जो आपके पास एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है, ये किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर या फिर सैटर्न एंड यूरेनस. अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, बहुत से यूँ कहें कि एस्ट्रॉइड्स आप सभी को पता होगा, ऐसे स्मॉल है ना, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं.
स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट जो सन के अराउंड ये भी चक्कर लगाते हैं, लाइक प्लैनेट। जब प्लैनेट बने थे, ठीक है, उन प्लैनेट बनने के उनके कुछ रेमिनेंट्स रह गए, ठीक है, कुछ लेफ्ट ओवर रह गए, प्लैनेट जब बन रहे थे उसके कुछ लेफ्ट ओवर रह गए, तो रॉक्स के रूप में उसमें हार्ड मैटर या रॉक्स के रूप में जो बच गए आपके पास, उनको कहते हैं हम एस्ट्रॉइड, ठीक है। एस्ट्रॉइड जो है वो आपके मेनली एक बेल्ट है, ठीक है, और दो ग्रहों के बीच में बेल्ट है, मतलब एक प्लैनेट यहाँ होगा, एक प्लैनेट यहाँ होगा, उसके बीच में ये बेल्ट पाई जाती है। तो ये कौन कौन से हैं अपने पास? राइट आंसर इसका क्या क्या है? मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, जहाँ पे आपको बहुत से एस्ट्रॉइड्स, मिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उस बेल्ट को कहते हैं हम एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो सीरियस आपने एस्ट्रॉइड नाम सुना होगा, सबसे पहले खोजा गया एस्ट्रॉइड था, सबसे पहले जो था इस एस्ट्रॉइड को खोड़ा गया था, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी हुई थी। अब इसका मतलब रोमन में इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फूड, ठीक है, गॉडेस ऑफ फूड। तो रोमन में इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फूड। और मैंने कहा कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट है या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा, क्योंकि एस्ट्रॉइड जो है वो सीरियस है, ठीक है जी। और इसको जो है वो रोमन में सीरियस का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फूड, ठीक है जी, गॉडेस ऑफ फूड, जो इसका नाम जो था वहाँ से आया, मतलब, ठीक है। और इसको 18वीं शताब्दी में या 19, ठीक है, 1801 के आसपास इसको डिस्कवर किया गया था। ये भी याद रखना, मैंने कहा कि जो मेनली आपके मार्स और जुपिटर दो प्लैनेट है, इनके बीच में ये बेल्ट पाई जाती है, जिनको आप एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। आप सभी को पता है सैटेलाइट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बड़े से ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है। जैसे कि हम अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है, जो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है, वही रिवॉल्व करता है, उसको कहते हैं हम मून। तो मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि बताइए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सैटेलाइट है कौन सा? तो क्या वो गैनीमेड है, क्या वो टाइटन है, क्या यूरोपा है या फिर ट्रिटन है? कौन सा है? टाइटन है, यूरोपा है, टाइटन है या फिर गैनीमेड है? कौन सा राइट आंसर है इसका? इसका राइट आंसर अपने पास क्या है? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज ए, गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। और ये कौन से, जैसे मैंने कहा कि किसी प्लेनेट के सैटेलाइट होता है ना, किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, तो ये किस प्लेनेट का है? जुपिटर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जुपिटर का प्लेनेट जो सैटेलाइट जो गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ये इतना बड़ा है कि मैंने आपको स्मॉलेस्ट जो अपने पास मरकरी, ठीक है, मरकरी जो अपने पास प्लेनेट है उसके साइज से भी बड़ा है ये गैनीमेड, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब मरकरी से भी, प्लेनेट मरकरी से भी ज़्यादा आपके पास गैनीमेड जो है वो साइज़ में बड़ा है। तो याद रखना इसको गैलीलियो द्वारा डिस्कवर किया गया था साल 1610 में, गैलीलियो ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है गैनीमेड से, याद रखना आपको। चलिए जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ, जिसको रिवोल्यूशन ऑफ सन को करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है? तो इसका क्या वो अर्थ लगाती है, कि जुपिटर है, कि यूरेनस है, या नेपच्यून है? तो अगर आपको अर्थ से दूरी के अकॉर्डिंग भी पता होगा तो आई एम श्योर आप इसको इजीली जो है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। अगर फिर भी मैं आपसे बताऊं तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून, ठीक है। तो मार्क करें इसको, नेपच्यून जो था नेपच्यून जो है वो प्लैनेट है जो कि आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट टाइम लेता है, कहाँ पे? सन की। मैंने कहा कि सन यहाँ बीच में, तो इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं जितने प्लैनेट है ना, ये सभी को पता होगा। जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो 365 डेज या 66 डेज फाइनली है ना, तो आपको याद रखना 365 डेज जो अर्थ के द्वारा लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ नेपच्यून जो है वो लगभग, ठीक है, 164 ईयर्स लगाता है। अब जब मैं 164 ईयर्स की बात कर रहा हूँ तो अर्थ के उसमें परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के अकॉर्डिंग बात करूँ। जब धरती पे 164 ईयर्स होंगे तब जा करके ये जो है वो एक चक्कर लगाएगा सूरज का। कौन सा? नेपच्यून, ठीक है। तो जब से डिस्कवरी हुई ना इसकी, फन फैक्ट बताता हूँ, 2011 में ना इसने पहला अपना फर्स्ट रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट किया 2011 में। जब से इसको डिस्कवर किया गया तब से लेकर के इसने अपनी पहली 1846 में शायद इसको डिस्कवर किया गया था, तब से लेकर के 2011 में इसने सूरज के अराउंड अपनी पहली रेवोल्यूशन जो था रिवॉल्व किया था पहली बार। तो इससे ये फैक्ट भी हो सकता है, आपको ये भी याद रखना कि जो नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, लॉन्गेस्ट टाइम लेता है सन के अराउंड जो है चक्कर लगाने में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ, ये हमने कर लिया डिस्कस, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ डेफिनेट या डेफिनेट ऑर्डर में। जो पैटर्न में आप जब स्टार्स को अरेंज करते हैं तो आपके पास उस पैटर्न को क्या कहते हैं? क्या उसको मिल्की वे कहते हैं, या कॉन्स्टलेशन कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं? जबकि आपके स्टार जो हैं उनके डेफिनेट ऑर्डर में आप पैटर्न में जब अपने अरेंज करते हैं तो उससे हमारा एक पैटर्न बन के निकल के आता है। उस पैटर्न को किस नाम से जानते हैं? क्या उसको मिल्की वे कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं? तो आई एम श्योर इसमें से अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आप सभी को पता होगा मिल्की वे तो हमारी गैलेक्सी का नाम है, एंड्रोमेडा
इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू आर गैलेक्सी। उसके बाद अगर कॉन्स्टलेशन की बात करूँ, दिस इज करेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टलेशन जो आपका नक्षत्र जिसको आप कहते हैं, बहुत से स्टार जो हैं उनको आप ऐसे कुछ एक पैटर्न में, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगी, इस आकृति को, इस पैटर्न को आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। कॉन्स्टलेशन, इसको नक्षत्र कहते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टलेशन की तो ये सभी आप श्योर आपको पता होगा, इसको कहते हैं हम कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तारामंडल भी कहा जाता है इसको, तारामंडल एक नक्षत्र। अब इस वजह से आपके जो ना आपके ज़ोडिक साइंस होते हैं, कहाँ के, जो आपके पास वेस्टर्न ज़ोडिक साइंस नहीं होते, उसमें जैसे एरिस हो गया, टॉरस हो गया जिसको आप राशिफल कहते हैं, ठीक है, जेमिनी हो गया, और कौन कौन सी होती हैं, और लियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, कौन कौन से, लिब्रा, ये सारी जो आपके पास ज़ोडिक साइंस होते हैं, कहीं ना कहीं ये स्टार्स को ही देख के बनते हैं, ठीक है, नक्षत्र जिनको आप कहते हैं, ग्रह नक्षत्र, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं शायद इनको, है ना, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इस पैटर्न को आप स्टार्स को जब एक डिफिनाइट पैटर्न में आप अरेंज करोगे ना, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, ठीक है जी, तारामंडल। चलिए नेक्स्ट वी हैव द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। अर्थ की ट्विन सिस्टर किस प्लैनेट को कहा जाता है? देखिए ट्विन की बात करें तो लगभग सेम इनकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। मतलब बहुत हद तक इसकी जो रूपरेखा होगी वो अर्थ की भांति होगी। जैसे कि मरकरी को कहते हैं, वीनस को कहते हैं, मार्स को कहते हैं, या फिर सैटर्न को कहते हैं। किसको कहते हैं हम? बुध को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, या फिर सैटर्न शनि को कहते हैं अर्थ की ट्विन सिस्टर। तो इसका राइट आंसर अपने पास क्या है? वीनस। वीनस को आप क्या कहते हैं? अर्थ का ट्विन सिस्टर, ठीक है। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि इसकी कुछ केमिकल कंपोजिशन जो होगी, ठीक है, रासायनिक जो कंपोजिशन होगी इसकी, उसके साथ साथ इसका जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी की बात करें, साथ में अगर बात करूँ मैं इसकी साइज़ की, तो ये सारा सिमिलर होगा किसके? अर्थ के साथ साथ धरती के आसपास सिमिलर होगा इसका केमिकल कंपोजिशन, डेंसिटी और साइज़ का लगभग, मतलब अर्थ की सिमिलरिटी की तरह रहेगा, ठीक है, सिमिलर रहेगा, इक्वल तो नहीं है, लेकिन अर्थ की भांति कुछ एक इनकी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता है किसकी? अर्थ की। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अर्थ रोटेट अराउंड, ठीक है। अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सेस फ्रॉम, अर्थ की डायरेक्शन क्या है? अपनी खुद की एक्सेस पे रोटेट करने की। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? अपनी खुद की एक्सेस पे। नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, या वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की रोटेशन क्या है? अपनी ही एक्सेस के ऊपर। तो अर्थ जो आप सभी को पता होगा, अर्थ जो अपनी एक्सेस पे क्या करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास द प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो देखिए मतलब ऐसा प्लैनेट बताएं जिसका कि खुद की एक्सेस के ऊपर जो उसके रोटेशन का टाइम है वो ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ की, उस प्लैनेट का, किसके? सन के अराउंड जो चक्कर लगाने के से, ठीक है। तो एक मरकरी है, मार्स है, वीनस है, नेपच्यून है। कौन सा प्लैनेट है जो अपनी एक्सेस के ऊपर ज़्यादा टाइम लेता है बनस्पत? वो सन के अराउंड जो है वो चक्कर लगाने में थोड़ा कम समय लेता है एज़ कंपैरिजन टू इसकी खुद की एक्सेस के ऊपर रोटेट करने से। मरकरी, मार्स, वीनस या नेपच्यून। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास इसका करेक्ट आंसर क्या है अपने पास? तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है? इस प्लैनेट का नाम है वीनस, ठीक है। तो वीनस जो है ये बहुत लंबा टाइम लेता है अपनी खुद की एक्सेस में, लगभग ये 243 डेज लेता है, ठीक है, 243 दिन लेता है अपनी खुद की एक्सेस में रोटेट करने के लिए, और ये 225 दिन लेता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दिन जो है वो एक साल से ज़्यादा है, ठीक है, अगर अर्थ के कंपैरिजन की बात करूँ, क्योंकि अर्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। तो मतलब 225 दिन अर्थ के अकॉर्डिंग लेता है ये, ठीक है, सन के अराउंड चक्कर में, और खुद की एक्सेस के ऊपर 243 डेज लगा देता है। तो मतलब यहाँ पे एक दिन, क्योंकि एक्सेस के ऊपर अगर रोटेट करता है तो आपका पता होगा आपको, खुद की अगर रोटेशन से क्या होता है आपके पास दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन से आपके सीजन्स बनते हैं। ये तो हम ज्योग्राफी में एक बेसिक्स आई हम जानते हैं। तो अगर हम इसकी ईयर की बात करें तो यहाँ कहें कि इसका एक दिन जो है वो ज़्यादा बड़ा है इसके एक साल से, ठीक है। अर्थ के एक उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो समझाने के लिए एक फन फैक्ट है ना, ठीक है, मतलब इसका एक दिन जो है वो लॉन्गर देन इस ईयर, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है अपने पास, और इसी के साथ ना वीनस को अपने याद रखना है कि हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सबसे गर्म प्लैनेट जो वीनस है। क्यों? देखिए हम मेनली हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्योंकि जो है वो सन से तो दूर है ये, ठीक है, सन से तो दूर है, लेकिन सन पे सबसे ज़्यादा ये मरकरी, क्योंकि मरकरी जो है वो नज़दीक है ना, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सी, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ठीक है, एक तो पहली बात तो इसमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है इन द प्लैनेट द मरकरी, ठीक है जी। मरकरी से ज़्यादा ना, क्योंकि मरकरी क्लोज है तो हम सोचते हैं कि अर्थ के सन के नज़दीक होगा तो मरकरी ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ये वीनस जो है मरकरी से थोड़ा सा सन मतलब सेकंड लार्जेस्ट फर्दस्ट है, ठीक है, आफ्टर मरकरी। तो ये ज़्यादा गर्म है। क्यों है? कारण सभी को पता होना चाहिए, कारण है इसकी एटमॉस्फेयर और इसमें ग्रीन हाउस गैसेस। टाइम टेकन बाय सनलाइट्स टू रीच अर्थ इज, अर्थ जो अर्थ पे
टाइम जो अपने पास सनलाइट्स कितना लेती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए। जो ये आप मान लो जी ये अर्थ है आपका, तो कितना टाइम जो लेती हैं रेज आपके पास सन से धरती पे पहुंचने के लिए, सन से लेकर अर्थ पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है, कितना लगता है 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। और मून की लाइट को कितना लगता है 1.3 सेकेंड। तो आपको ये भी याद रखना है 1.3 सेकेंड मून को लगता है, और अर्थ के सन से रेज जो है वो अर्थ पे पहुंचती हैं कितनी 8 मिनट 20 सेकेंड्स में। चलिए जी नेक्स्ट अपने पास, चलो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही हमारा लास्ट प्रश्न जो था वो 8 मिनट 20 सेकेंड्स था। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो यू कैन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, और अगर फिर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है जी, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।